हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ हमारा NTUGC नेट का, उसके अंदर भी उन सभी वीडियो से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अभी हाल ही में जब रिज़ल्ट आया तो कई सारे दोस्तों को उससे काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली है। सभी लोगों ने मैसेज करके बताया कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं वो सब वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप उन सभी वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो जल्दी से आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो जो डली हुई है प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को आप देख सकते हो। इसके क्रम में हम आज के वीडियो की अगर हम बात करें तो आज के वीडियो के अंदर हम MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो 2018 के अंदर हुआ था उसका इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसके अंदर भी हमने 100 क्वेश्चनों के ऊपर बात की थी। कुल 200 क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज पार्ट 2 है, जिसके अंदर फिर से 100 क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे। इस हिसाब से हमारा जो इंडियन हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पेपर है, ये भी हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो एंसेंट हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का, उसका भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके उसका भी हमने सोल्व पेपर कर दिया है। तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है, खास करके MP असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती आने वाली है सितंबर में, उससे आपको ये सब पता चल जाएगा किस टॉपिक से किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपका ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पता लग जाएगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना है। और ख़ास करके MP असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी NTUGC नेट, TGT, PGT, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं। तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो, तो बिल्कुल अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जहाँ हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर आ चुके हैं, तो इससे पहले वाले हमने पार्ट 1 के अंदर जो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर डला हुआ MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट डली हुई है, उसके अंदर आपको 3 वीडियो दिख जाएंगे, जिसमें पार्ट 1 इसका भी है जो इंडियन हिस्ट्री का है। इसमें हमने 100 क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली थी। आज हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस हिसाब से आज का हमारा जो पेपर है 200 क्वेश्चनों का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 101 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री के अंदर तो पूरी इंडियन हिस्ट्री पूछी गई थी, मगर जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसके अंदर हिस्टोरियोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें देखने को मिली है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुसोलिनी किस उपनाम से जाना जाता था? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मुसोलिनी का संबंध किस नाम से जाना जाता है? फ्यूरर, केसर, ड्यूस या लिटिल कॉर्पोरल। तो मुसोलिनी का संबंध दोस्तों ड्यूस नाम से जाना जाता था, मतलब इसका जो उपनाम या टाइटल जो था वो ड्यूस नाम से ये जाना जाता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 के अंदर हुआ था। कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में 1945 में सम्मेलन हुआ था, तो इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, मतलब कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 45, 48, 51 या 50? तो 50 देश के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में 1945 के अंदर हुई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1923 में कोरफू विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यूनान एवं जर्मनी, यूनान एवं इटली, यूनान एवं पोलैंड, पोलैंड एवं टर्की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर माना जाएगा यूनान एवं इटली के मध्य कोरफू विवाद हुआ था, जो 1923 के लगभग ये विवाद हुआ था इन दोनों देशों के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रूस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है रूस की क्रांति, हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपके सिलेबस में हिस्सा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो रूस की क्रांति जो 1917 के अंदर हुई थी के समय रूस का शासक कौन था? मतलब किस रूस के शासक के समय ये रूस की क्रांति घटित हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, रूस में जार लोगों का शासन था। तो कौन से जार थे? जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय,
जार निकोलस द्वितीय और जार अलेक्जेंडर तृतीय। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा जार निकोलस द्वितीय के समय, जो 1917 में शासन कर रहे थे, उसी समय रूस की क्रांति हुई थी दोस्तों। और ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस के अंदर भयावह स्थिति हो जाती है, उसके बाद ये रूस की क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न इंडिया से। महाराजा रणजीत सिंह सिखों के किस मिसल से संबंधित है? तो काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। लगभग 12 मिसलें होती है पंजाब के सिख समुदाय की, उनमें से ये किस मिसल के ये संबंध है? तो सिंहपुरिया मिसल, कन्हैया मिसल, सुकरचकिया मिसल या शहीदी मिसल। तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह। और कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि NT-UGC नेट के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, और अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सिख राज्य की स्थापना करते हैं पंजाब के अंदर। चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पुर्तगाली गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांसिस्को अल्मीडा, अल्फेंसो डी अल्बुकर, नेने दो कुन्हा, वास्को डी गामा। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, भारत का जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है, जो 1502 में भारत में आया था गवर्नर बनकर, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, तो 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर यह आया था, और यह भी पुर्तगाली नाविक था। सबसे पहले यह आता है, फिर उसके बाद पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1500 में हो जाती है। फिर 2 साल बाद 1502 में ये भारत के अंदर ये आ जाता है, फ्रांसिस्को अल्मेडा पुर्तगाली गवर्नर बनकर। फिर उसके बाद 1505 के लगभग 1507 या 5 के लगभग अल्फांसो, मतलब इसके बाद जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, फिर उसके बाद नेनो डो कुन्हा आता है। तो इस तरीके से ये सारे सीरियल में, अगर सीरियल में अगर पूछ ले तो सबसे पहले आपका वास्को डी गामा आएगा, फिर अल्मीडा आएगा, फिर अल्बुकर्क आएगा, फिर कुन्हा आएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर माना जाएगा फ्रांसिस्को अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो दोस्तों भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों। ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। अब इसकी स्थापना किस वर्ष की थी ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना, मतलब इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष की थी, ये आपको कमेंट्स करके आंसर बताना है इसका। और कमेंट सभी लोगों को करना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट जरूर करें। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936, 1935, 1930, 1933। तो 1936 के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देख सकते हो आप 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन, रुद्रांशु मुखर्जी, एस.बी. चौधरी, ताप्ती राय। तो रुद्रांशु मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक है। ये दोनों एग्जामों में जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, और जो इंडियन हिस्ट्री का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं इसके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों शिफ्ट का जो, मतलब दोनों अलग अलग पार्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष पूछा है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C. राजगोपालाचारी। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद जब स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं दोस्तों। मतलब स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो राजेंद्र प्रसाद है, और कार्यकारी अध्यक्ष तो अस्थायी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा माने जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? एरियन, प्लिनी द एल्डर, जस्टिन या स्ट्रेबो। तो प्लिनी द एल्डर की पुस्तक है द नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मामल्लपुरम के मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। तो दोस्तों पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है
जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, ये नागरसैली का है। उड़ीसा के अंदर स्थित है, ये नागरसैली में है। बाकी के जो मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, ये चोलकालीन मंदिर है, द्रविड़ शैली का मंदिर है। मामल्लपुरम के मंदिर जितने भी ये पल्लवकालीन हैं, नरसिंहवर्मन प्रथम के समय बने हैं, तो ये भी द्रविड़ शैली के हैं। इसके बाद कैलाश मंदिर जो काशी के अंदर बना है, ये नरसिंहवर्मन द्वितीय राज सिंह शैली या द्रविड़ शैली से ये बना हुआ है। तो दोस्तों ये वाला मंदिर जो है अपना नागर शैली से संबंधित है। बाकी के ये तीनों मंदिर आपके द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत के अंदर मिलते हैं, और यह हमारा पूर्वी भारत के अंदर स्थित है। चोल प्रशासन में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो नाडु, वलनाडु, मंडलम या कुर्रम। तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई कुर्रम को माना गया है। कुर्रम यानी कि ग्रामों का समूह को कुर्रम कहा जाता था, तो ये सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी। अगर इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले मंडल आएगा, फिर नाडु, फिर वलनाडु आएगा, फिर नाडु आएगा, फिर कुर्रम आएगा। मतलब सबसे बड़ी मंडलम, फिर वलनाडु, फिर नाडु, फिर कुर्रम। तो कुर्रम सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी चोल प्रशासन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने कौन सा अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? तो अशोक के अभिलेख वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक के अभिलेख जैसे कि जो बृहद 14 शिलालेख हैं, और स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख है, और छोटे जो इन्होंने लेख लघु शिलालेख हैं, वो सारे अभिलेखों के बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। कई बार तो लगभग 3 से 4 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मौर्य एम्पायर में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो या तो सबसे ज़्यादा अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर जो प्रशासन होता है मौर्य एम्पायर का, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अशोक के अभिलेख को आपको हर हाल में याद रख लेना है। तो देख लेते हैं, द्वितीय स्तंभ लेख, द्वितीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय स्तंभ लेख जो भाबरू बेराट के अंदर मिला है, उसमें धम्म का अर्थ बताया गया है दोस्तों। तो उसमें धम्म की परिभाषाएं दी गई है। उसी में पूछा गया कि धम्म क्या है, मतलब धम्म क्वेश्चन किया गया कि धम्म क्या है, और उसी में फिर उसका आंसर दिया गया है। तो इस हिसाब से द्वितीय स्तंभ लेख है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मंदसौर प्रशस्ति से किसका नाम किस शासक से संबंधित है? तो गुप्त वंश से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो मंदसौर प्रशस्ति का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम का संबंध है मंदसौर प्रशस्ति का, और इस मंदसौर प्रशस्ति में ही एक मंदसौर अभिलेख के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी को प्रथम प्रचार अभिलेख माना जाता है, प्राचीनतम प्रचार अभिलेख। और रेशम बुनकर श्रेणियों के बारे में उल्लेख मिलता है, और सूर्य मंदिर में जो दान दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है मंदसौर प्रशस्ति के अंदर, जो कुमारगुप्त का अभिलेख माना जाता है। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? चंद्रवीर, विजयबाहु, महेंद्र या मेघवर्ण। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त ने मेघवर्ण के लिए विहार बनवाया था भारत के अंदर। तो मेघवर्ण ही श्रीलंका का वो राजा था जो समुद्रगुप्त का समकालीन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने खंडों में विभाजित है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है? 18, 15, 26 या 15। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अध्याय या 15 खंडों में विभक्त है, और इसके जो 15 भाग है, सभी भागों में अलग अलग चीज़ें दी गई है। किसी भाग में मतलब जैसे कि दिया गया है कि इसका जो छठा अध्याय है, छठा अधिकरण है, उसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में दिया गया है, और 7वां जो अध्याय है उसके अंदर षटगुण नीति के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों। और जैसे कि तीसरा भाग है, उसके अंदर दासों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, और मौर्य प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, महाजनपद कालीन जो हमारा 6000 BC के लगभग भारत के अंदर 16 महाजनपदों का अस्तित्व देखने को मिलता था। तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था? गांधार था, अस्मक था, कंबोज था, कलिंग इसके संबंध भी नहीं था। मगर यहाँ पे एक चेदी जनपद था, चेदी जनपद था। अगर ये कलिंग की जगह चेदी होता तो वो राइट माना जाता था, मगर यह कलिंग महाजनपद में शामिल नहीं था। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? तो पुरुषार्थ के विषय में कौन सा सत्य नहीं है, देख लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ में शामिल है। तो बिल्कुल सही बात है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए
की गई है, तो ये भी सही है। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय को दर्शाता है, ये भी सही है। दोस्तों ये दर्शन की बात है। पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये गलत माना जाएगा क्योंकि इसका उल्लेख इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्याग्रह के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सत्याग्रह के लिए कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। सत्याग्रह आत्मशक्ति या सत्य शक्ति है, तो बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने जो सत्याग्रह की परिभाषा दी है उसके अनुकूल ये माना जाएगा। अनुचित कानूनों की अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा की वास्तविक सत्याग्रह है, ये भी सही है। इटली की जनता ने सत्याग्रह के द्वारा हैब्सबर्ग के शासकों को इटली छोड़ने का विवश कर दिया, तो ये गलत है दोस्तों। वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भड़क गया था, जिसके बाद हैब्सबर्ग के शासकों ने इटली छोड़ दिया था। और ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने के लिए भारतीयों ने सत्याग्रह को अपनाया था, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? तो आर्थिक निष्कासन जो हमारे ड्रेन वेल्थ की जो थ्योरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, रजनी पामदत्त के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इन लोगों ने दी है, तो इसके बारे में पूछा है कि आर्थिक निष्कासन के बारे में गलत कौन सा है। आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड में हस्तांतरण करना, तो बिल्कुल सही बात है। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन के पेंशन के रूप में, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था, तो ये गलत है। इसके बाद आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत ने औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया था, तो ये भी सही बात है। ये दोस्तों संसद के अंदर नहीं किया था, ये एक मीटिंग के अंदर इन्होंने अपना पेपर को वहाँ पे पढ़ के बताया था सबसे पहले, और वहीं पे इन्होंने आर्थिक निष्कासन का जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो दिया था। और उसके बाद धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो कांग्रेस के जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर 1995 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अंदर बताया था इन्होंने। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेश के लिए सही नहीं है? उपनिवेश का अर्थ आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना, तो बिल्कुल सही बात है। उपनिवेशवाद का अर्थ दूसरे देश पर उसके रहने वाले शिक्षित करने का आधिपत्य स्थापित करना, तो ये गलत है। ये बस एक उनका काम निकालने के लिए, उनके लिए निचले वर्ग के अधिकारियों को तैयार करने के लिए ये शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधन का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए किया जाता था, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख, अगला ऑप्शन। डिसरेली ने उपनिवेशवाद का एक समर्थक था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन संधि सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? तो सहायक संधि के बारे में, जैसे कि लॉर्ड वेलीजली ने सहायक संधि को यहाँ पे भारत के अंदर चलाया था, तो देख लेते हैं। सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था, बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि के द्वारा कई सारी देसी रियासतों को सहायक संधि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जैसे कि हैदराबाद वगैरह को। सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी राजाओं के मध्य हुई थी, ये भी सही है। देसी राजाओं ने अंग्रेज दूती रेजिडेंट को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी, ये गलत है क्योंकि अनुमति दे दी थी। देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना के व्यय उठाने का स्वीकार किया, तो इसीलिए तो सहायक संधि की गई थी। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन हमारा गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? तो यज्ञ के लिए सत्य नहीं है। यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो बिल्कुल सही है। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे, तो ये भी सही है। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता था, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त नहीं हुई थी, यज्ञ और कर्म कांड को बढ़ावा दिया गया था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत माना जाएगा। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? तो दोस्तों मुंबई के अंदर शाही नौसेना ने विद्रोह कर दिया था, तो देख लेते कब किया था। 8 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946, 18 जनवरी 1946 या 28 जनवरी 1946। तो 18 फरवरी 1946 को भारतीय जो नौसैनिक थे उन्होंने
ब्रिटिश जहाज के ऊपर विद्रोह कर दिया था और राष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड ऐसे इन्होंने वहाँ पे स्लोगन को वहाँ पे लिख दिया था। फिर इन सारे विद्रोह को मनाने के लिए, मतलब इन विद्रोही सैनिकों को मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों ने जाके इन सैनिकों को समझाया और विद्रोह को शांत करवाया था। तो ये विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को मुंबई के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? तो ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों के बारे में असत्य पूछा है। कन्याओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, तो बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, तो ये गलत है। पर्दा प्रथा का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। स्त्रियों को यज्ञों तथा सभा समिति में बैठक में भाग लेती थी, तो ये भी सही बात है। मगर उत्तर वैदिक काल में जाकर यज्ञ में, ये सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था उनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? तो चौथ दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, मराठा शब्दावली के संबंध में यह आता है और मराठा काल का एक राजस्व का ये कर, मतलब एक कर था जो राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो चौथ मराठा शासकों की आय का एक स्रोत था, बिल्कुल सही बात है। शिवाजी ने पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे, तो ये भी सही बात है। ये राज्य की आय का 1/4 भाग लिया जाता था, तो बिल्कुल सही है। तो शिवाजी द्वारा अपनी प्रजा से भी ये कर वसूल किया जाता था, तो ये गलत है क्योंकि ये मराठा एम्पायर होता था। फिर इसके साइड में ये राज्य होते थे, ये राज्य होते थे। इन राज्यों की आय का तो दूसरे, जैसे कि मुगल राज्य हो गया, दूसरे निजामों का राज्य, जो भी राज्य होता था उन राज्य से वसूल करते थे और बोलते थे कि आपने अगर ये कर नहीं दिया तो हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, अगर आपने अगर कर दे दिया तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो रक्षा के लिए और आक्रमण से बचने के लिए इन लोगों से 1/4 इनकी जो पूरे राज्य की जो आय होती थी उसका 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में वसूल किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अतीत वृत्तांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ, शालाग्य और निष्पक्ष है जो राग एवं द्वेष से परे है? तो किन्ने मतलब ये राष्ट्र अपने इतिहास के बारे में ये परिभाषा दी है? अरस्तु, कामटे, कलहड़, रांके। तो कलहड़ ने अपनी राजतरंगिणी के अंदर ये परिभाषा इतिहास लेखन के बारे में इन्होंने दी है। और आप सभी को पता होना चाहिए कलहड़ की राजतरंगिणी भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। मतलब भारत की अगर प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक अगर आपसे पूछे जाए तो कलहड़ की राजतरंगिणी को माना जाता है, जिसके अंदर 8 अध्याय है और 8000 श्लोक माना जाता है, जिसके अंदर कश्मीर के शासकों के बारे में भरपूर जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे, ब्लैक डेथ के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो 1347 से 1450 के मध्य ब्लैक डेथ अनेक बार यूरोप में फैली, तो सही है ये भी। ब्यूबोनिक प्लेग का फैलना इसका कारण था, तो ये भी सही है। इसके कारण भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, सही बात है ये भी। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की कमी नहीं हुई, तो ये गलत है क्योंकि ये फैलने के बाद यूरोप के अंदर श्रमिकों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोरोना वगैरह फैल गया तो सारी चीज़ें ठप पड़ गई थी, तो फिर सैनिकों की कमी आने लगी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के अंदर नहीं हुआ है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की मानी जाती है, जिसका लेखक हरिसेन और उत्कीर्णकर्ता तिलक भट्ट माना जाता है, तो उसके अंदर किस बात का उल्लेख नहीं है? चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, तो नामित किया था, इस बात का उल्लेख मिलता है। दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध भूमंडल को बांधना, तो धरणीबंध कहा गया है समुद्रगुप्त को, ये सही है। इसमें आर्यवर्त की विजय का उल्लेख मिलता है, तो आर्यवर्त के 12 राजाओं को हराया था, इसका उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को देवराष्ट्र का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही बात है। दक्षिणों के भी 12 राजाओं को हराया था, इसका भी उल्लेख मिलता है, तो इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। और एक दूसरा अश्वमेध यज्ञ जो करवाया है उसके बारे में भी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मानववाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो मानववाद मनुष्य में केंद्रित दर्शन है, बिल्कुल सही है। मानववाद का मनुष्य से रिलेटेड संबंध है। यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया, बिल्कुल सही बात है। जब पुनर्जागरण हुआ तब मानववाद का भी उद्भव हुआ और तर्क को भी सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। मतलब किसी भी घटना को लेकर तर्क दिया जाता था, सोचा जाता था, विचार किया जाता था। मगर पुनर्जागरण काल से पहले पहले ये सारी चीज़ों के बारे में तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश देखने को नहीं मिलती थी। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य की अभिव्यक्ति मिली है,
सही बात है। मानववाद ने समाज में सभी प्रकार के शोषणों को अंत कर दिया, तो ये भी नहीं हुआ है, क्योंकि मानववाद का इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है कि उन्होंने बिल्कुल शोषण को ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि शोषण तो आज भी चल रहा है, मगर काफ़ी हद तक उन्होंने समाज उत्थान के कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिटलर द्वारा व्यक्त विचारों के संबंध में असत्य है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप सभी को, जितने भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की, तो आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना चाहिए। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो देख लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिटलर के बारे में क्या है, गलत पूछा है यहाँ पे। वह आर्यों की संस्कृति का रचयिता कहता है, सही बात है। वह नीग्रो तथा यहूदियों को संस्कृति का विनाशक कहता है, तो उसने ये किया है और यहूदियों का काफ़ी ज़्यादा नरसंहार करवाया है। वह भारतीयों को संस्कृति का नियामक कहता है, तो ये गलत मानता है वो। वह जापानियों को संस्कृति का संचालन कहता था, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 उसके लिए गलत माना है। निम्नलिखित में कौन नारीवादी विचारों का समर्थक नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। जेम्स ए मिल, J.S. मिल, विलियम थॉमसन, बेट्टी फ्रीडन, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो था नारीवादी विचारों का समर्थक नहीं था, बाकी के ये सभी नारीवादी विचारों के समर्थक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतंत्र नहीं है। तो संसदीय लोकतंत्र कहाँ नहीं है। भारत के अंदर लोकतंत्र जो है संसदीय, इंग्लैंड के अंदर भी और फ्रांस के अंदर भी। उत्तर कोरिया के अंदर तानाशाही निरंकुश राजतंत्र के संबंध में यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है, और यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता है। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है, मतलब किसमें चतुर्वर्ग वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। तो महाभारत के शांति पर्व में देखने को मिलता है, विष्णु पुराण में देखने को मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी देखने को मिलता है, मगर ऋग्वेद के नासदी सूक्त के अंदर यह नहीं मिलता है। नासदी सूक्त के अंदर नदियों की जानकारी मिलती है और कुल 21 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है, और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है, और सरस्वती नदी को ही नदी तमा यानी कि नदियों की माता कहा जाता है। अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए। 3 जून 1947, 26 जून 1947, 18 जुलाई 1947 और 31 जुलाई 1947। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की जो संसद थी वहाँ से प्रस्ताव पास कर भारत शासन अधिनियम को प्रस्ताव को पास कर दिया, मतलब हस्ताक्षर करके घोषणा कर दी कि अब जो है कुछ दिनों के अंदर भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और जो ये योजना आई थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, वो 3 जून 1947 को आई थी। वैशेषिक और सौत्रांतिक किसके संप्रदाय है, किसके प्रमुख संप्रदाय है, मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं उनके संबंध में पूछा है, वैशेषिक और सौत्रांतिक। तो हीनयान, महायान, वज्रयान या नवयान, तो हीनयान के ये संप्रदाय माने जाते हैं। और हीनयान और महायान का जो विभाजन हुआ है वो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में हुई है, उसमें ये विभाजन देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने तो प्रतिनिधित्व किया है। महर्षि अरविंद घोष, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, स्वामी प्रभुपाद। तो दोस्तों इन्होंने छोड़कर, महर्षि अरविंद को छोड़कर सभी लोगों ने बंगाल के अंदर वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व किया है और वैष्णव धर्म का प्रसार किया है। राजपूताना के बिजोलिया आंदोलन का प्रमुख नेता, मतलब राजस्थान का जो बिजोलिया आंदोलन हुआ है उसके प्रमुख नेता कौन थे। बलवंत फड़के, नहीं ये तो महाराष्ट्र के थे। तोमा डोरा, विजय सिंह पातिक, भगत जवाहर माल। तो विजय सिंह पातिक जो है बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में माने जाते हैं। ये 1913 के आसपास ये आंदोलन हुआ था, बिजोलिया आंदोलन जो हुआ था 1913 के आसपास देखने को मिलता है। तिभागा आंदोलन किस क्षेत्र में पनपा था। तो तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों ये तिभागा आंदोलन 1948 के आसपास देखने को मिलता है बंगाल के अंदर। और इसमें हुआ क्या था, जैसे कि ये भूमि होती है, इस भूमि पर जो बटाईदार कृषक होते थे, तो ये भूमि मालिक की भूमि होती थी और वो बटाईदार इस पर खेती करते थे। तो खेती करते थे तो इसको 3 भागों में बांट दिया जाता था।
तो यहाँ के जो बटाईदार थे उन्होंने इसका विरोध किया, हमको 3 भाग में नहीं चाहिए, हमको 1/2 भाग चाहिए। तो ये आंदोलन के पश्चात किसानों को, जो बटाईदार किसान थे उनको 1/2 भाग दिया गया और 1/3 को ख़त्म कर दिया गया। तो इस हिसाब से इसको तिवागा आंदोलन कहा जाता है। और कंपाराम और भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, बंगाल के जो तिवागा आंदोलन हुआ है। 16 महाजनपद काल में बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली, चंपा, कुशीनगर और मथुरा। तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पूना, पटना, लखनऊ, हैदराबाद। तो कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पटना के अंदर खुदा बख्श लाइब्रेरी देखने को मिलती है। NTUGC नेट के अंदर भी लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दिल्ली के सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जहाँ पे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी देखने को मिलता है, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, फिरोज तुगलक। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया और इसी सुल्तानगढ़ी के अंदर अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरे का निर्माण करवाया। और इसी मकबरे के निर्माण के कारण इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 से लेकर 1236 तक इसका राज शासनकाल देखने को मिलता है। और इसने दिल्ली से शासन स्थापित किया था और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। तो गुलाम वंश का सुल्तान कौन नहीं था? केकूबाद, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है खिलजी वंश का शासक था और ये अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात ये शासक बनता है। केकूबाद बलबन का पुत्र था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी और अलाउद्दीन मसूद शाह भी, ये सभी गुलाम वंश के शासक देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे हैं? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 के अंदर हुई थी। तो देख लेते कौन इसके प्रधान नहीं रहे हैं। CR दास इसके प्रधान अध्यक्ष रहे हैं। सरोजनी नायडू रही है, जवाहरलाल नेहरू रहे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 1929 के अंदर इसके प्रधान थे और इसी के समय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलता है। प्रथम विभाजन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। 1568 में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? तो अकबर के समय 1568 में अभियान किया जाता है और किसको यहाँ पे पराजित किया जाता है? तो महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी होते हैं, इनको पराजित करने के बाद मुगल सेना चित्तौड़ पर अधिकार कर लेती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इनकी तारीख़ अलाई और जो है ये खिलजी वंश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है इनकी। देख लेते हैं। नजमुद्दीन हसन, अबुल हसन, जूना का, फरीद खां। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो अबुल हसन था दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? विष्णु, शिव, कृष्ण, राम। तो दोस्तों ये कृष्ण के उपासक थे चैतन्य महाप्रभु और इन्हीं को वृंदावन के खोज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गोल्स फ्रांस पर, यह कथन किसका है? पर्सिवल स्पेयर, पर्सिवल ग्रिफिथ, जूडिथ एम्स ब्राउन, बिपिन चंद्रा। तो पर्सिवल स्पेयर ने नेहरू के लिए यह बात कही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नहीं रखा था? तो अहमदनगर की जो जेल है वहाँ पे किसको नहीं रखा था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पट्टाभी, सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत। तो राजेंद्र प्रसाद को बाराबंकी जेल के अंदर रखा था दोस्तों, ये पटना के अंदर थे, तो इनको बाराबंकी जेल के अंदर रखा था। तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार यानी कि विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तृतीय शताब्दी ईस्वी में बासव, गोरखनाथ, कौशिक या मैत्रेय। तो मैत्रेय जो थे योगाचार्य अर्थात विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं।
जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट ड्यूमा राइक्सटैग असेंबली। तो डाइट के नाम से जापान की संसद को जाना जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सभी। किस शासक के काल में किला कोना मस्जिद का निर्माण हुआ है? किला कोना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी और औरंगजेब। तो शेरशाह सूरी के समय किला कोना की मस्जिद का निर्माण दिल्ली के अंदर हुआ था। और शेरशाह सूरी का अगर वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो वास्तविक नाम, इनका जो मूल नाम है वो फरीद है। और इन्होंने हुमायूं को पराजित करने के बाद जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों, हुमायूं के 1540 में हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराकर शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। और 1545 में इनकी मृत्यु कालिंजर के अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो के अंदर स्थित नहीं? 10 अवतार मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कांद्रिया महादेव के मंदिर। तो 10 अवतार का मंदिर जो है देवगढ़ के अंदर स्थित है। बाकी के जितने भी मंदिर है ये सारे खजुराहो के अंदर स्थित है। और चतुर्भुज मंदिर और कांद्रिया महादेव मंदिर तो चंदेलकालीन मंदिर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? मालाबार में, नागपट्टनम में, तंजौर में, सूरत में। तो नागपट्टनम में डेनमार्क ने 1620 में अपना केंद्र बनाया था। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स या जॉन शोर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो युद्ध लड़ा था, तृतीय अंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के लिए, जो 1792 से 1790 से 92 के मध्य ये लड़ा गया था। तो उस युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, मूताधारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त का विरोध जॉन शोर ने किया था। और स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों? ये आपको कमेंट्स करके बताना है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भारत के अंदर किसने की थी? ये आपको कमेंट्स करके बताना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है? कर्नल स्लीमैन, थॉमस मुनरो, चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का समाप्त किया गया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। और कर्नल स्लीमैन इसके ठगी प्रथा को समाप्त करने वाले माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? आर.सी. मजूमदार, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर या बिपिन चंद्र ने। तो वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। और आर.सी. मजूमदार ने ना तो प्रथम ना ही विद्रोह, इस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मतलब इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है आर.सी. मजूमदार ने। वी.डी. सावरकर ने तो 1857 के नाम से एक अपनी बुक भी लिखी है, 1857 के नाम से। आग्रांकित में से किसने 1813 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था? तो ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, ए.ओ. हुयूम। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 के अंदर कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। और इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना 1876 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राहुल संक्रांतियान, कार्यानंद शर्मा, स्वामी सजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। तो दोस्तों राहुल संक्रांतियान के द्वारा यह जो आंदोलन हुआ था सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? कानपुर का 1925, अमृतसर में 1929, नागपुर में 1920 और लाहौर में 1929। तो दोस्तों लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की जो है लक्ष्य घोषित किया था। और 26 जनवरी 1930 को
इन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927, 1928, 1929 या 1930। तो 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, मतलब इनको नियुक्त किया था, और 1928 को मुंबई में ये आए थे, और इन्हीं के आने का काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला था। इसी विरोध के स्वरूप पेशावर में लाला लाजपत राय के ऊपर जब लाठी चार्ज हो जाती है, तो साइमन गो बैक का नारा लगाते लगाते उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाती है, उसी के द्वारा फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसी आंदोलन, मतलब इसी कमीशन का वो विरोध कर रहे थे जो 1928 के में आया था मुंबई में, और इसका विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसके अंदर 7 सदस्यों को शामिल किया गया था, वो 7 पूरे सदस्य अंग्रेजी सदस्य थे, और इसी बात का विरोध भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड एमहर्ट्स, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो 1912 का जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान का नाम किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के साथ कुलपति के रूप में इनका जुड़ा हुआ है? विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इनका नाम जुड़ा हुआ है। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान, जो लगभग शायद तिब्बत में भी इन्होंने यात्रा की थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विद्यालय को दिया जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जगदला विश्वविद्यालय, या सभी? तो दोस्तों इन सभी विश्वविद्यालय के आचार्य और सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों के द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। तो इस हिसाब से इसका सभी विकल्प सही माना जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अगर आप में अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो अगला क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो प्रतिलोम जो विवाह होता है दोस्तों, एक तो अनुलोम विवाह होता है, एक प्रतिलोम विवाह होता है। तो प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह समझ लेते हैं। जब पुरुष ब्राह्मण हो और कन्या निम्न कुल की हो, यानी कि वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, तो उस विवाह को अनुलोम विवाह माना जाएगा। मगर जब पुरुष निम्न कुल का हो और स्त्री उच्च कुल की हो, यानी कि ब्राह्मण स्त्री हो, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में अगर पुरुष है, तो वो प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। कुल मिला के पुरुष का उच्च वर्ण का होना अनुलोम विवाह के अंतर्गत माना जाता है। देख लेते हैं, प्रतिलोम विवाह से जो उत्पन्न संतान होती है उसको किसका दर्जा दिया जाता है? माता के दर्जे के समान, पिता के दर्जे के समान, माता पिता के दर्जे के समान, माता पिता के दर्जे से निम्न। मतलब माता और पिता दोनों के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मतलब यहाँ पे एक तरफ इनके राइटर दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी रचनाएं दी गई है। तो सुमेलित पूछा अमीर खुसरो की फुतूस सलातीन, गलत है क्योंकि ये इसामी की रचना है। इसामी की किताबुल हिंद, तो ये किताबुल हिंद जो है अलबरूनी की रचना है, इसामी की नहीं है। इब्ने बतूता की तुगलकनामा, तो तुगलकनामा जो है दोस्तों ये अमीर खुसरो की रचना है। और मिनाजुस सिराज की तबकात नासरी, तो तबकात नासरी बिल्कुल सही है। जो हमारा गुलाम वंश का शासक है नासिरुद्दीन महमूद, जो बलबन का दामाद होता है, उसके लिए मिनाजुद्दीन सिराज ने उसको डेडिकेट करके ये पुस्तक लिखी है तबकात नासरी, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी से लेके तो नासिरुद्दीन महमूद तक के बारे में जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता की अगर पुस्तक की बात करें तो रहला के नाम से इब्न बतूता की पुस्तक मानी जाती है। मिर्जा मजहर जहाँ किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? कादरी, सुरावर्दी, नक्शबंदी या चिश्ती? तो दोस्तों मिर्जा मजहर जाने जहाँ जो है ये नक्शबंदी सिलसिले के सूफ़ी माने जाते हैं। और इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर वेद अगर देवीय है तो वो भी अहले हदीस माने जाएंगे, मतलब हिंदुओं को भी अहले किताब का दर्जा दिया जाएगा। मतलब वेद के बारे में उन्होंने कहा था कि वेद अगर देवीय है, देवी भाषा के रूप में अगर वेद माने जाएंगे तो हिंदुओं को भी अहले किताब का दर्जा दिया जाएगा। इस तरीका का स्टेटमेंट मिर्जा मजहर जहाँ ने दिया था। कवि चांडीदास ने किस भाषा को लोकप्रिय योगदान दिया? तो बंगाली, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी। तो कवि चांडीदास ने बंगाली भाषा को लोकप्रियता का प्रदान दिया है और इन्होंने इसी भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की है।
भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो भारतीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्य कब प्रारंभ किया? 1857, 1882, 1943 या 1904। तो 1904 के अंदर 1902 के अंदर विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया और 1904 के अंदर ये अधिनियम को पास कर दिया गया। तो इस हिसाब से 1904 से भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिए। वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? रिपन ने, मेयो ने, कर्जन ने या लिटन ने? तो मेयो ने, जो 1872 में वायसराय के रूप में ये भारत के अंदर आया था, 1870 से 72 के रूप में ये माना जाता है। इसी वायसराय के अंडमान निकोबार में इनकी हत्या कर दी जाती है और इसी वायसराय के समय भारत के अंदर प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है। अगर आपसे नियमित जनगणना के अगर रूप में अगर माना जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना की जाती है। और लॉर्ड कर्जन को अगर देखा जाएगा तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अगर कोई वायसराय रहा है तो लॉर्ड लिटन माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में लॉर्ड लिटन को माना जाता है। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। आर्म्स एक्ट भी इसी के समय आया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों इसका आंसर माना जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय ये एक्ट आया था और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। और अगर बात करें प्रथम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की तो एलिजा एम्पे जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश माने गए हैं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। एलिजा एम्पे। अगला क्वेश्चन देख ले। एल्बा से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब लौटा? मार्च 1814, मार्च 1815, जनवरी 1816, जून 1815। तो दोस्तों मार्च 1815 को जो नेपोलियन है एल्बा जो द्वीप में इसको छोड़ा था तो वहाँ से भागकर ये फिर से अपना इटली आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश के विरुद्ध थी? स्पेन, रूस, इंग्लैंड या इटली? तो इंग्लैंड के विरुद्ध इसने महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत की थी और इसने पूरे अपने महाद्वीप को एक टनल बना दिया था, मतलब लोगों को, आर्मी को खड़ा करके और जो भी अब जहाज़ वगैरह जो आ रहे थे सभी को आना बंद करवा दिया था इंग्लैंड के। तो इस हिसाब से इंग्लैंड के विरुद्ध जो है ये नीति अपनाई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रिंस फेलिक्स द्वारा रासपुतिन की हत्या की गई? तो फेलिक्स द्वारा रासपुतिन की हत्या 1914, 1915, 1916 या 1917? तो 1916 के अंदर फेलिक्स के द्वारा रासपुतिन की हत्या की गई थी। तानाशाह जनरल फ्रैंको किस देश से संबंधित है? इटली, नॉर्वे, स्पेन, पोलैंड? तो स्पेन से संबंधित है। जनरल फ्रैंको का संबंध स्पेन से है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क ब्लॉक ने लिखी है? द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, द हिस्टोरियन क्रॉफ्ट, द क्रिटिकल हिस्टोरियन, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री? तो द हिस्टोरियन क्रॉफ्ट जो है ये मार्क ब्लॉक की पुस्तक मानी जाती है और द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो है कॉलिंगवुड की रचना मानी गई है। अगला क्वेश्चन देख ले। सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसकी है? सिटी ऑफ गॉड नामक संत साइमन, संत ऑगस्टाइन, संत पॉल, संत जोसेफ? तो संत ऑगस्टाइन की पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एनटी यूजीसी नेट के अंदर भी लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास होता है? तो ये अपना जो क्वेश्चन हमने एंसेंट हिस्ट्री का देखा था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ओसवाल्ड स्पेंगलर, क्रोचो, ई.एच. कार, अगस्ट काम्टे? तो क्रोचो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। अगला क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जूनागढ़ जो है हमारा सौराष्ट्र, उसके अंदर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। तो किसका संबंध नहीं है? चंद्रगुप्त, मतलब किसका संबंध पूछा है कि सुदर्शन झील से है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, रुद्रदामन या पुलकेशन द्वितीय? तो दोस्तों रुद्रदामन जो शक शासक है रुद्रदामन, उसने
सुदर्शन झील के बांध जो टूट गया था उसका निर्माण करवाया था। अगर हम सुदर्शन झील के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद अशोक आता है तो अशोक ने इस सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद आता है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के समय होता क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे बांध बना रहता है वो बांध टूट जाता है, तो इस बांध का निर्माण रुद्रदामन के द्वारा करवा दिया जाता है और 3 गुना मजबूत बांध करवा दिया जाता है। और इस बांध का जो निर्माण करवाया गया है, इस सब की जानकारी आपको जूनागढ़ जो रुद्रदामन का जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, उसके अंदर मिलती है। इसके बाद स्कंदगुप्त आता है, गुप्त वंश का शासक। स्कंदगुप्त के समय ये बांध फिर से टूट जाता है, तो फिर से ये बांध के मरम्मत स्कंदगुप्त करवाता है। तो इस तरीके से इन सारे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो सही है ये भी। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहर संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, ये गलत है। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई है, तो ये सही बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पीकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो पंजाब के अंदर अवशेष देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मिलते हैं, तमिलनाडु के अंदर नहीं मिलते, गुजरात के अंदर तो लोथर, धोलावीरा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है, रोपड़ वगैरह गुजरात के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में कौन सा कथन वरामीर के विषय में असत्य है? वरामीर उज्जैनी के निवासी है, तो कायता के निवासी थे दोस्तों, कपितक के। उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की थी, ये गलत है, आर्यभट्ट माने जाएंगे। उनके पिता आदित्य दास थे, सही है। उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना की, ये भी सही है। तो दशमलव पद्धति की खोज जो की है वो आर्यभट्ट ने की है, तो ये गलत माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शंकराचार्य के गुरु थे? तो शंकराचार्य के गुरु जो NTA नेट के अंदर अभी एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, रामानंद, गौड़पाद, रामानुज या गोविंद योगी। तो शंकराचार्य के जो गुरु है गोविंद योगी को माना गया है। निम्नलिखित में से किस यात्री ने बेमनी राज्य का वर्णन किया है? तो यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, निकितिन या बारबोसो। तो निकितिन जो रूस का यात्री था दोस्तों, ये निकितिन, जिसने भारत की गरीबी के बारे में वर्णन किया है, तो इसने बेमनी साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो कौन से संत सूफी संप्रदाय का संबंध चिश्ती से नहीं था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो चिश्ती हैं, जो चिश्ती भारत के अंदर चिश्ती वंश की स्थापना इन्होंने की है। निजामुद्दीन औलिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बाबा फरीद भी है। शेख मूसा का संबंध इससे नहीं है, ये लगभग मुझे लगता है ये कादरी सिलसिले से संबंधित है। और शेख मूसा के बारे में ऐसा आता है कि ये स्त्री के वस्त्र पहनकर ये घूमा करते थे। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन जागीरकालीन चित्रकार नहीं था? दसवंत, बिशनदास, मनोहर, माधव। तो दसवंत का संबंध अकबर के कालीन माना जाता है दोस्तों, और ये कहार जाति का था दोस्तों, ये अकबर के समकालीन था और कहार जाति का था। बिशनदास का संबंध मनोहर और माधव, तो ये सारे जहांगीरकालीन है, और बिशनदास को ही अकबर ने फारस में भेजा था। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हर राय। तो गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु है, इनका जो है जहांगीर के साथ काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाता है, तो जहांगीर इनको मृत्युदंड देता है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर की अगर बात करें दोस्तों, तो गुरु तेग बहादुर का संबंध औरंगजेब से संबंधित माने जाते हैं, और ये 9वें गुरु हैं, औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं, 10वें गुरु माने जाते हैं। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखी है? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसने राज्य के नियम कानून और क्या क्या किस तरीके से नीतियाँ अपनाना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो संबंधित ग्रंथ या पत्रिका और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। मौलाना आज़ाद की अल हिलाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, और जवाहरलाल नेहरू ने द पायनियर। तो दोस्तों द पायनियर किसका अखबार था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। काफ़ी ज़्यादा फेमस शख्सियत का ये अखबार माना जाता है, द पायनियर।
निम्नलिखित में से किस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्वक मिलाया गया है, मतलब भारत की आज़ादी के बाद मिलाया गया है? रामपुर, जोधपुर, दरभंगा, हैदराबाद। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया जाता है दोस्तों, आज़ादी के पश्चात। लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा है? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? तो 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल माना जाता है और भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको ये कहा है। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध किससे है? तो नागरिक सुधार से, रेलवे सुधार से, शिक्षा से, सिंचाई विभाग से। तो दोस्तों सिंचाई के लिए एक कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के समय, तो उसी समय सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के नेतृत्व अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के विषय में कहा गया है कि वह ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं है क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं है कि उसे कहाँ जाना है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था और कई सारे आयोगों की नियुक्ति की थी, तो इसलिए इनके बारे में ये कथन कहा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्नलिखित में से किसने प्रयास किए थे? लॉर्ड एमर्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड एमर्स ने जो है सती प्रथा के बारे में कोई भी प्रयास नहीं किया था, बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड मिंटो ने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो लॉर्ड एमर्स ने कोई भी प्रयास नहीं किया था। 1836 में बुड़वा मंगल मेला का आयोजन किस स्थल पर होता है? तो मध्य प्रदेश के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। 1836 में बुड़वा मंगल मेला कहाँ लगता है? पन्ना, जैतपुर, चरखारी या ओरछा। तो चरखारी के अंदर बुड़वा मंगल मेला का आयोजन होता है। निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? भाऊ साहब, गोविंद बल्लाल खेर, विश्वास राव, बिसजी गोविंद चंद्रोकर। तो गोविंद बल्लाल खेर को रसद पूर्ति का कार्य सौंपा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 के अंदर मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य यह हुआ था। नत्थे खा का संबंध किस शासक के दरबार से? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार, वानपुर राजा राजा मर्दन सिंह, चरखारी के राजा रतन सिंह। तो दोस्तों टीकमगढ़ की जो रानी है लड़ई सरकार से संबंध था नत्थे खा का। छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी ने, दारा सिकों ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो औरंगजेब ने राजा की उपाधि छत्रसाल को दी थी। तो इस तरीके से हमने सारे 100 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर आंसर दें जिन भी क्वेश्चनों को हमने पूछा है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है या कोई गलत बोला है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर बोल दी है तो उसको भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल पर बिल्कुल बने रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम टॉपिक वाइज जो वीडियो होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।